वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग लेसन 8, लेसन 9 और लेसन 10 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए लेसन 8 स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का नाम है शरीर में गति। तो शरीर में गति जो है तो वो क्या है, मतलब कि हम लोग तो ये जानते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य दौड़ के चल के गति कर लेता है। और जो जंतु है वो भी दौड़ के और चल के गति करता है। और लेकिन सजीव में तो पेड़ पौधे भी आएंगे, वो कैसे गति करते हैं, क्योंकि वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते हैं। तो लगता है कि पहले हम जैसे छोटे थे तो कभी कोई बोलता था कि पेड़ पौधे भी गति करते हैं, तो समझ में नहीं आता था कि वो पेड़ पौधे कैसे गति करते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। जो फूल है, फूल खिलता है, धीरे धीरे एकदम पूरा खिलने लगता है फूल। खिल के जब शाम होता है या एक दिन बाद देखिएगा फिर से वो छोटा हो जाता है। तो वो क्या है, किसका उदाहरण है, गति का उदाहरण है। तो फूल का खिलना किसका उदाहरण होता है, वो गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं पौधे कैसे गति करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे कैसे गति करते हैं। तो उसमें से पेड़ या पौधा जो है, आप इसका नाम सुने होंगे, जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने होंगे। अगर नहीं भी सुने होंगे तो आपको आगे क्लास 7th में आपको मिल जाएगा इसके बारे में पढ़ने के लिए। जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवण का वाहन करता है। वो मतलब जड़ से ही जल और खनिज लवण को खींच के उसके तने तक पहुंचा देता है, पूरा तना में वो उसको बिखेर देता है। तो वो क्या होता है, किसका उदाहरण है, तो वो भी तो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, तो वो भी किसका उदाहरण है, आपका गति का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो अब आगे पॉइंट देखते हैं। अब आगे हम मतलब कि इस चीज़ को, वही चीज़ को ज़्यादा नोट आउट किए हुए हैं, जो या तो एग्जाम में पूछ दिए हैं या आगे पूछेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी बुक भी पढ़ते रहिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा, अभी बहुत टाइम है और इसको आप लोग अच्छे से अपने थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। और नोट्स जो है उसको शॉर्ट में ही बनाइएगा, और मतलब कि सब कुछ शॉर्ट में और अच्छे से लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंदुक खलिका संधि, जो कंदुक खलिका संधि होता है वो क्या होता है, यह कंधे एवं हाथ को जोड़ने वाली संधि होती है। किसको जोड़ती है, कंधे और हाथ को जोड़ती है। ठीक है, तो कंधा और हाथ को आप इसको मतलब कि प्रैक्टिकली कर करके देख लीजिएगा सारे को। तो कंधा और हाथ को जोड़ती है। तो कंधा और हाथ के बीच में जो इसका जो ज्वाइंट होता है, उसको आप देखिए, उसकी दिशा कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। ये वृत्ताकार पथ में घूमते रहता है। तो इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो कंदुक खलिका संधि होती है उसकी दिशा कैसी होती है, तो उसकी दिशा जो होती है वो वृत्ताकार होती है। या कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पलट के पूछता है कि कंधे एवं हाथ को जोड़ने वाली संधि का नाम बताएं, तो कंदुक खलिका संधि, उसमें से चारों बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से कंदुक खलिका संधि भी एक रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। जब यहाँ का ये वाला ज्वाइंट जो है वहाँ हाथ को घुमाइएगा तो ये पूरा मतलब कि पूरा वृत्ताकार पथ में घूम जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा टॉपिक में धुराग्र संधि। धुराग्र संधि या पाइवोटल ज्वाइंट किसे कहते हैं, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। ये किसको किसको जोड़ता है, गर्दन को जोड़ता है और सिर को जोड़ता है। तो गर्दन और सिर को जोड़ेगा, तो आप ये देख लीजिएगा कि गर्दन और सिर को जोड़ दिया, तो यहाँ पे हम लोग कैसे, इसका गति कैसा होगा, ये आप खुद से इमेजिन कीजिए कि इसकी गति कैसी होगी। तो इसकी गति जो होता है, आप अपने खुद इसको देखिएगा, बाएं दाएं करके देखिएगा, बाएं दाएं हो पाएगा, लेकिन इसको वृत्ताकार पथ में कितना भी घुमाने का कोशिश कीजिएगा, ये कभी घूम नहीं पाएगा। और इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं, ये आगे पीछे हो जाता है, इसलिए इसकी गति कैसी होती है, आगे एवं पीछे, बाएं या दाएं, बाएं और दाएं दोनों होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हिज ज्वाइंट, यानी कि हिज संधि। हिज संधि क्या है, हिज एक दिशा में गति होने देता है। कोहिनी में हिज संधि होता है, जिसमें केवल आगे एवं पीछे ही दिशा हो सकती है। ठीक है, जैसे कि घुटने में हिज संधि पाया जाता है, कोहनी में हिज संधि पाया जाता है। ये एकदम दरवाजे का पल्ला जो है ना, आप उसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि दरवाजा है, उसको आप खोलिएगा तो सिर्फ किधर वो दिशा मतलब गति करेगा, आगे एवं पीछे। तो वैसे ही होता है, हम लोग कोहनी और घुटने की गति जो होता है वो आगे एवं पीछे ही होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा संधि पाया जाता है, हिज संधि पाया जाता है। आगे देखते हैं फिक्स ज्वाइंट,
जिसको हम लोग कहते हैं अचल संधि। इसमें अचल संधि दिया हुआ है, कहीं कहीं इसको बंध संधि के नाम से भी मतलब कि जाना जाता है। बहुत जगह बंध संधि दे देता है, या अचल ज्वाइंट दे देगा, फिक्स ज्वाइंट दे देगा, कुछ भी दे सकता है इस तरह से। तो आप बस इसका मतलब जानिएगा कि जो हिल या डुल नहीं सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचल संधि कहते हैं। अचल मतलब होता ही है कि अडिग रहना, एक जगह पे एकदम टिके रहना। तो ठीक है, कुछ अस्थियां संधियों के बीच हिल नहीं सकती, जिसे अचल संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होता है। कहाँ कहाँ होता है, ऊपरी जो ऊपर का जो जबड़ा है वहाँ और कपाल के मध्य में अचल संधि होता है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि ये आपको एकदम बिल्कुल इतना फिक्स्ड है कि ये थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, श्रोणि संधि, जिसको पेल्विक ज्वाइंट बोलते हैं। यह बॉक्स के समान अमाशय के नीचे कूल्हा वाला हिस्सा होता है। कैसा होता है, बॉक्स के समान अमाशय के नीचे कूल्हा वाला हिस्सा होता है। ये जो है आप इसको खुद से आप देख सकते हैं कि कौन सा है इसका, जिसे श्रोणि संधि कहते हैं। ये अमाशय के नीचे वाला होता है और कूल्हा के नीचे वाला ये संधि होता है। ठीक है, इसको अब मैं फिगर में आपको दिखा रही हूँ, फिगर में आपको देखने को अच्छे से मिल जाएगा। और एक और है जिसे जिसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन इसका मतलब कि इस पे एक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। जैसे कि सैडल संधि के बारे में जानते हैं। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सैडल संधि कहते हैं। तो ये वाला तो बहुत ही आप जितना भी प्रैक्टिस सेट बार बार बनाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं इसको देखने को बार बार मिल ही जाएगा कि सैडल संधि किसे कहते हैं। जो अंगूठा जो होता है बाकी उंगलियों की अपेक्षा काफी स्वतंत्र होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, अंगूठे में सैडल संधि पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जंतुओं की चाल। जंतु अगर चाल करता है तो वो किस तरह से चलता है और क्या करता है। तो केचुआ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थवर्म इसको बोलते हैं हम लोग। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं, जो इसके शरीर में घटने एवं बढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो चलने में सहायता प्रदान करता है। केंचुए रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है एवं अनपचा भाग को बाहर निकाल देता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो केंचुआ जो होता है उसमें अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। आप उसको ना मतलब कि देखिए, बरसात के दिन में बहुत ज़्यादा केंचुए देखने को मिल जाते हैं। जहाँ मिट्टी मिट्टी अक्सर ज़्यादा होता है वहाँ पे केंचुआ देखने को मिल जाता है। वो देखिएगा कभी कभी एकदम गोल में हो जाता है, एकदम पूरा गोल हो जाएगा, तो उसमें हड्डी नहीं है तभी तो वो पूरा एकदम गोल में बैठ जाता है। कभी कभी वो चलने लगता है तो वो किसके सहायता से चलता है, वो मतलब कि पेशीय पाद की सहायता से चलता है। और इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर में घटने एवं बढ़ने में सहायता भी करने लगती हैं। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं, वो देखिएगा ना आप इसके शरीर को कभी छू के मतलब देख सकते हैं। वो क्या होता है कि पूरा एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है, एकदम चिकना पदार्थ होता है। उसी के बीच में डॉट 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 छिद्र पाया जाता है जहाँ से वो सांस भी लेता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि केंचुआ किससे सांस लेता है, तो केंचुआ जो होता है वो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, जो चलने में सहायता इसको प्रदान जो केचुआ होता है वो किससे सांस लेता है, अपने त्वचा से सांस लेता है। अब देखिए केचुआ के बारे में और जानते हैं कि केचुआ रास्ते में आने वाले मिट्टी को खा लेता है। और देखिए केचुआ क्या करता है, वो अपने भार के बराबर मिट्टी को खाता है अक्सर, और वो भार के बराबर मिट्टी को खाता है और उसमें से जो अनपचा भाग होता है उसको वो बाहर निकाल देता है, जिससे कि मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि किसान का मित्र जो होता है वो केचुआ होता है। अगर किसी भी खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ानी हो तो उसमें केचुआ को मतलब डाल दीजिए। वो अपने आप जो मिट्टी को हेर फेर करते रहता है, बदलते रहता है। तो जब हेर फेर ज़्यादा होगी मिट्टी की किसी भी पौधे के लिए, तो वो क्या होता है कि उसको श्वसन बहुत अच्छे से, उस पौधे में बहुत अच्छे से श्वसन की क्रिया होने लगती है। तो वो तो उसके लिए उपजाऊ बना देती है। ठीक है, आगे देखते हैं घोंघा। घोंघा को स्नेल बोलते हैं। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलते हैं। ठीक है, इसमें तो घोंघा में बस इतना ही पूछता है कि घोंघा किसकी सहायता से चलता है, तो पेशीय पाद की सहायता से चलता है। तिलचट्टा देख लेते हैं, जिसको कॉकरोच बोलते हैं। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। जी, इसका ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉकरोच में कितने पैर होते हैं, तो इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। जोड़ी में बोलेगा तो 3, या पैर बोले तो 6 कर दीजिएगा आप लोग, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। अगले पैर संकरे और पिछले पैर बहुत चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं।
ठीक है। तो इसका क्या है ना कि अगर क्वेश्चन देखिए, अभी तो मतलब इस बार का क्वेश्चन कुछ अलग ही आया हुआ था। 2018 का जो क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में, वो काफ़ी डिफरेंट दिया हुआ था हर बार से। लेकिन अब प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो उसमें काफ़ी साइंस से टफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि स्टेटमेंट पे क्वेश्चन देते थे, जिसमें से दो दो स्टेटमेंट सही दे देगा, कभी तीनों स्टेटमेंट सही दे देगा, और कभी क्या होता था कि इसमें से दो स्टेटमेंट सही रहता है और लास्ट वाला कभी गलत दे देगा, और बोलेगा कि एक और दो सही है, कभी बोलेगा तीनों सही है, या इसमें से एक और तीन सही है। तो किस तरह से स्टेटमेंट दिया करता है, देखिए आप इसको प्रीवियस ईयर में जाकर चेक कर लीजिएगा। उसमें क्या बोल सकता है कि जो तिलचट्टा होता है उसमें कितने तीन जोड़ी पैर होते हैं, तो ये तो सही हो गया। दे देगा कि इसका शरीर जो होता है कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। और इसके तीसरा नंबर में दे देगा कि इसके पैर, इसके अगले पैर जो होते हैं काफ़ी मोटे एवं चौड़े होते हैं, तथा पिछले पैर जो होते हैं वो काफ़ी संकरे होते हैं। तो ये आपको जब तक क्लियर नहीं रहेगा तो आप इस ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए जो होता है ना, उसका एक एक पॉइंट पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन दे देता है इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ ही गए होंगे। आगे देखते हैं पक्षी। उसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, जिसके कारण उसकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। जो पक्षी होती है उसमें क्या होता है, वायु प्रकोष्ठ होता है। वायु का मतलब कि वायु को रखने का प्रकोष्ठ रहता है, जिसके कारण उसकी अस्थियां जो होती है वो काफ़ी हल्की होती है परंतु मजबूत होती है। पश्चपाद यानी कि पश्च वाला पैर की अस्थियां चलने बैठने के अनुकूल होती हैं, और आगे अग्र पाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाते हैं। जब वो चलती है तब तो मतलब कि आगे वाला भी पैर मतलब कि उसको मतलब कि कर लेती है, यूज में ला देती है, और पीछे वाले पैर को भी। लेकिन जब उड़ने लगती है तो जो उसका अग्रपाद होता है वो क्या होता है, वो पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ठीक। मछली देखते हैं। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीली होती है, इसलिए यह धारा रेखीय कहलाती है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मछली धारा रेखीय क्यों कही जाती है। तो उसका जो होता है ना, पूंछ और सिर जो होता है वो मध्य भाग की अपेक्षा क्या होता है, काफ़ी चौड़ा रहता है। सॉरी, मध्य भाग चौड़ा रहता है, और उसका पूंछ और सिर जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी पतला, मतलब उसके अपेक्षा पतला होता है। इसलिए ये कैसी होती है, धारा रेखीय होती है। मछली का सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करता है। जो मछली का जो सल्क होता है ना, ऊपर ऊपर जो चमकता रहता है एकदम पूरा, बहुत ज़्यादा चमकते रहता है, जो चोइटा होता है उसका, वो क्या होता है कि उसको सुरक्षा प्रदान करती है, तथा ये सुगम गति प्रदान करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, सर्प देख लेते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं। सर्प का शरीर उसके वलय में मुड़ा होता है, तथा यह सरल रेखा में नहीं चलता है। ठीक है। तो जो सर्प होता है उसका एक लंबा सा मेरुदंड पाया जाता है, जो कि मतलब इसीलिए क्या होता है कि आप देखिएगा कि सर्प जो होता है ज़्यादा मतलब कि वो काफ़ी मुड़ नहीं सकता है, उसका हड्डी मतलब कि वो ज़्यादा मुड़ेगा तो वो बीच से टूट सकता है। इसलिए वो क्या होता है कि काफ़ी मतलब कि सीधा सीधा ही चलता है। वो बहुत ज़्यादा बस अपने जो सिर होता है वहीं पे वो थोड़ा थोड़ा मतलब मुड़ा सकता है, लेकिन बाकी शरीर को वो पूरा अच्छी तरह से मोड़ नहीं सकता है, वो पूरा नहीं मोड़ पाता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। इसका जो होता है ना, वो मतलब बीच बीच में शरीर का जो पेशियां होती है वो क्षीण होती है, मतलब क्षीण मतलब थोड़ा बहुत भंग रहती है, अच्छे से नहीं रहती है। मतलब उसके बाद उसमें जो होती है वो असंख्य होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई भी होती हैं। चलिए अब चैप्टर 9 देखते हैं। चैप्टर 9 का जो नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो सजीव के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं कुछ कुछ, अब उसका परिवेश देखते हैं और इसके कुछ सजीव के बारे में भी जानते हैं। तो देखते हैं, पॉइंट पे आते हैं। पर्वत पर पाए जाने वाले वृक्ष ओक, चीड़ एवं देवदार। तो ओक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ओक एक पेड़ का नाम है जिसे बांज, बतूल या सहबतूल भी कहा जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मलेशिया से लेकर हिमालय, चीन, उत्तरी अमेरिका में ये पाया जाता है। बांज फल से टैनिन प्राप्त होता है। जो बांज का फल होता है वो उससे क्या प्राप्त किया जाता है, टैनिन प्राप्त किया जाता है। और ये
ओक जो है वो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी का राष्ट्रीय फल है। तो ये कभी कभी पूछता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय फल क्या है, तो वो क्या होता है, ओक है। इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय फल ओक ही है। ठीक, तो ये फिर ओक से ये भी पूछता है कि ओक से मतलब कि क्या बनाया जाता है, टैनिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ओक से टैनिन प्राप्त किया जाता है। और ओक जो है बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में भी काम आती है। ठीक है, आप लोग इसको नेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि ओक का पौधा कैसा होता है। ये काफ़ी देखिए कहीं कहीं तो मतलब ये कुछ कुछ मतलब जो होते हैं ना पहले ज़माने में, मतलब ओक बहुत ज़्यादा जंगलों में पाया जाता था, जिससे भूखमरी भी मिटती थी। वहाँ फल ये जो होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी होता था इसका फल। और बहुत काफ़ी लोग जो गरीब मतलब होते थे, जो गरीब लोग ज़्यादा होते थे, वो इसको मतलब कि भोजन के रूप में भी बहुत ज़्यादा लेते थे ओक को। ठीक है, अब चीड़ देखते हैं। चीड़ को पाइन बोलते हैं। इसमें पुष्प होता है पर यह अनावृत बीजी पौधा है। यह शंक्वाकार होता है, ठंडे प्रदेश में होता है। ये जो होता है ठंडे प्रदेश में होता है। और जितने भी ठंडे प्रदेश में पौधे होंगे वो कैसा होगा, शंक्वाकार ही होगा। क्योंकि आप लोग अनुकूलन पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि जो जिस परिवेश में रहता है वो उसके अनुकूल हो जाता है। तो अनुकूलन के कारण ही इसका जो पौधा होता है वो कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। ताकि बहुत ज़्यादा बर्फ पड़े तो वो शंक्वाकार रहेगा, तभी तो उससे फिसल के नीचे गिर सके बर्फ। ठीक है, नहीं तो ये पौधा खराब ही हो जाएगा, पेड़ खराब हो जाएगा, इसलिए शंक्वाकार होता है। इससे तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो चीड़ से किसका तेल निकाला जाता है, तारपीन का तेल निकाला जाता है। आयुर्वेदिक में भी काम आता है। आकार इसका कैसा रहता है, पिरामिड आकार का होता है, नुकीला भी रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देवदार देखते हैं। आकार कैसा होता है देवदार का, शंक्वाकार होता है। क्यों शंक्वाकार होता है, अभी हम बोले कि जितने भी बर्फीली जगहों में पाएंगे, ठंडे प्रदेश में जितने भी पेड़ पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, शंक्वाकार ही होंगे। इसकी शाखाएं जो होती है वो तिरछी होती है। पत्तियां सुई की आकार की होती है। उसकी पत्ती भी जितनी भी होगी, मतलब जो ठंडे प्रदेश में पाए जाएंगे उसका पत्ती भी जो एकदम सुई की आकार की होती है, पतली पतली। यह भारत में कश्मीर के गढ़वाल, पश्चिम हिमालय, इंग्लैंड, अफ्रीका में उगाया जाता है। इसका भी क्या काम है, आयुर्वेद में ये काम आता है। आपका देखिए जितने भी मतलब हिमालय के क्षेत्र में हुआ जो, या फिर ठंडे प्रदेश में, वो लगभग मतलब कि उससे जड़ी बूटियां तैयार की जाती है, आयुर्वेद के काम में आ जाते हैं। अब राजस्थान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। राजस्थान में इसमें जो चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है वहीं आपको हम ज़्यादा बताएंगे। राजस्थान किसके लिए फेमस है, नागफनी पौधे के लिए फेमस है। नागफनी पौधे को हम लोग कैक्टस का पौधा भी कहते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। यह क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि यह क्या है, तना है। इसमें तना होता है, तना है, पत्ती नहीं, तथा तना में ही प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः होता है। देखिए इसका जो हम लोग पत्ती के समान जो देखते हैं ना, मोटा मोटा रहता है, वो पत्ती नहीं होता है, वो उसमें पूरा तना ही रहता है। इसका तना जो रहता है ऊपर से मोम जैसा एकदम पूरा ढका हुआ रहता है, परत जो है। तना एक मोटी परत से ढका होता है, जिससे पौधे की जल संरक्षण में सहायता होता है। देखिए ये अनुकूलन के अनुसार ही हो गया। क्या है अनुकूलन, ऐसा चीज होता है कि चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो या पेड़ पौधा हो, वहाँ का हर चीज अनुकूल हो जाता है, उसके अनुकूल, जिस अनुकूल में रहता है उसी के अनुकूल ढल जाता है। तो जब राजस्थान में नागफनी का जो पौधा पाया जाता है उसमें पत्ती नहीं होती है, वो तना ही होता है मोटा सा। और तना जो होता है वो हरा होता है। हरा होने की वजह से थोड़ा ब्राउन भी कोई कोई होता है। तो इसके इसकी वजह से इसमें क्या होता है, तना में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए अगर जो नहीं पढ़ा रहेगा तो इसमें से क्वेश्चन पूछ देगा कि जो कैक्टस का पौधा होता है उसके पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है, तना में प्रकाश संश्लेषण होता है, और फूल में, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। तो आप उसको तना मारिएगा कि उसका जो तना है उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तना एक मोटी परत से ढका होता है, जिससे पौधों की जल संरक्षण में सहायता मिलती है। तो देखिए जो तना है वो तो मोटी परत से इसलिए ढका होता है, ये अनुकूलन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो ढका हुआ रहेगा तभी तो उसमें जल का संरक्षण होगा। क्योंकि वो तो राजस्थान जो है काफ़ी गर्म, मतलब गर्म रहता है वहाँ पे, और मतलब पानी का अभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो जल संरक्षण काफ़ी बना रहे, उसमें ज़्यादा दिन तक जल का जल्दी जल्दी हाथ से न हो, तो इसीलिए वो मोटी परत से ढका हुआ रहता है। ठीक है, अब पुरी देख लेते हैं। पुरी उड़ीसा मतलब में है। वो किस तट पे है,
समुद्र तट पे है। वहाँ के वृक्ष के बारे में जानते हैं, कैजुराइन या खजूर का पेड़ जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मरुस्थल में देखते हैं, मरुस्थल में बहुत ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट को हम लोग क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। रेगिस्तान में अनुकूलन बनाए रखने के कारण ऊँट का पैर लंबा होता है। देखिए, अनुकूलन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। अभी हम बोले ना कि सारे जितने भी प्राणी हैं या जितने जीव जंतु हैं वो अपने जिस क्षेत्र में रहेंगे, जिस जलवायु में रहेंगे, उसके अनुकूलन में वो ढल जाते हैं। तो अनुकूलन बनाने के कारण ऊँट का पैर जो होता है वो लंबा होता है, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का हास्य बहुत कम होता है। देखिए, इसीलिए उसमें पसीना भी बहुत कम होता है। वो एक दिन पानी पी के वो कई दिन तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, अब देखते हैं जैव घटक। देखते हैं, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधा एवं जंतु जिनके जिनके की जैव घटक हैं, कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधा एवं जंतु जिनके की जैव घटक हैं। ठीक है, अजैव घटक देखते हैं। देखिए, जैव घटक में जितने भी प्राणी जीव जंतु ये सब जैव घटक में आ जाएंगे। अजैव घटक में क्या आते हैं, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी निर्जीव वस्तुएं किसमें आ जाती है, अजैव घटक में आ जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं पहाड़ी। तेंदुआ, याक, बकरी ये सब पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। ठीक, तो तेंदुआ, याक, बकरी ये सब पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि वो जहाँ रहता है, अब पहाड़ी पे, बड़े बड़े पहाड़ी पे मतलब ऊंचे पे रहते हैं, तो वो सब भी अपने अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं। उनकी त्वचा या तो फर उन्हें ठंड से बचाव करती है। देखिए, उनकी त्वचा या फर उन्हें ठंड से बचाव करती हैं। उसका जो त्वचा भी होता है वो कैसा होता है, थोड़ा मोटा रहेगा और उसमें मोटा मोटा फर। जितने भी ठंडे प्रदेश में देखिए बकरी बकरी रहती है, बकरी हुई, भेड़ हुई, ये सब जो है वो सब फर मोटा मोटा वो उसका देखिएगा। जितना उसको ऊंचाई पे ले जाइएगा, जितना ठंडे क्षेत्र में ले जाइएगा, उसका फर उतना ही जल्दी जल्दी डेवलप करने लगता है और उसको ठंड से बचाता है। ये आपके अनुकूलन के अनुसार आ जाएगा। ठीक है, बकरी के मजबूत खुर पहाड़ी चढ़ने में सहायता करते हैं। तो देखिए, जो बकरी जो पहाड़ी एरिया में रहती है उसके खूर भी जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक, अब देखते हैं एक बहुत ही बीवीआई टॉपिक जो है वो है, स्क्विड्स एवं ऑक्टोपस जैसी समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। तो इसमें से ये पूछ देता है कि स्क्विड्स एवं ऑक्टोपस जो होता है वो समुद्री जीव है, तो उसका शरीर जो होता है वो धारा रेखीय होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग तो बस यही सोचते हैं ना कि मतलब जितने भी समुद्री या जल में रहने वाले जीव होते हैं उनका शरीर जो होता है लगभग धारा रेखीय होता है, लेकिन इसका शरीर जो होता है वो धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। वो समुद्र की गहराई यानी कि नीचे तलहटी में बैठे हुए रहते हैं। वे जब जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसी कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि डॉल्फिन एवं व्हेल में क्या होता है, गिल नहीं होता है। गिल या गलफड़ा बोलते होते हैं वो नहीं होता है। ये सिर पर स्थित नसा द्वारा अथवा वात छिद्र द्वारा श्वास लेती है। और डॉल्फिन और व्हेल कैसी प्राणी है, इसमें जो देखिएगा आप, मतलब कि ये स्तनपायी है। ये बच्चे को जन्म भी देती है और ये क्या करती है कि उसको स्तनपान भी कराती है। ठीक है, तो आपका ये मतलब कि इसको हम लोग, और सब मछली जो होती है वो अंडे देती है, लेकिन ये क्या देती है, ये बच्चे देती है। ठीक है, और आगे देखते हैं जलीय पौधा। जलीय पौधा, जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। एवं पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। जल पर पत्तियां पल्लव करते रहती हैं। ठीक है, तो देखिए जलीय पौधा जो होता है उसका जो मतलब जड़ होती है वो काफ़ी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी, इसीलिए वो मतलब कि वो तैरते रहता है, जल में भी तैरते रहता है। और वो खोखला, उसका जो तना होता है वो काफ़ी लंबा होता है, लंबा रहता है और खोखला एवं हल्का रहता है, जिसकी वजह से वो भी जल में पूरा पल्लव करते रहती हैं। अब आगे देखते हैं, केचुआ किससे सांस लेता है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि केचुआ जो है वो त्वचा से सांस लेता है।
अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छुई मुई, जिसको हम लोग गुल मेहंदी का पौधा बोलते हैं, के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं। यह पौधे के उद्दीपन के कारण होता है। ठीक है, आप लोग गुल मेहंदी का पौधा देखे होंगे, उसको हम लोग बचपन में काफ़ी छुआ करते थे। वो आपको मतलब नदी के किनारे अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा, रेत वाले साइड में। तो उसको आप छुइएगा तो वो एकदम पूरा एकदम मुरझा जाती है, फिर कुछ देर के बाद वो ठीक हो जाती है। ठीक है, बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। हम उन्हें अंकुरित कर नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सभी सजीव गति करते हैं, जैसे मनुष्य एवं जानवर चलकर, तो पौधे वे एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं जा सकते, पर विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज एवं संश्लेषण खाद्य पदार्थों पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित कर ये मतलब अपना गति कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं, पुष्पों का खिलना या बंद होना भी किसके किसके अंतर्गत आता है? गति के अंतर्गत आता है। ये तो मैं पहले ही आप लोग को बता चुकी हूँ और इसमें नोट भी कर ली थी, हमको नहीं याद था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चैप्टर 10 देखते हैं, गति एवं दूरियों का मापन। तो इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लिखी हूँ, इसमें भी जो क्वेश्चन बनते हैं उसी से मैं मतलब वही टॉपिक को इसमें नोट की हुई हूँ। तो देखते हैं, सरल रेखीय गति या एक विमीय गति। सरल रेखा एवं एक सीध में गति करना सरल रेखीय कहलाता है। यानी कि सरल रेखा एवं एक सीध में गति करना क्या कहलाता है? सरल रेखीय गति कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको देख के भी लग रहा हो क्या, रेखीय मतलब एक लंबा लाइन हो गया और सरल मतलब कि आसान सा, एकदम सीधा सा। तो इसका बस का जो गति होता है वो एक सीधी रेखा में गति होता है, तो हम लोग किसके अंतर्गत इसको रखेंगे? सरल रेखीय गति या एक विमीय गति के अंतर्गत रख देंगे। सैनिक की सीधी रेखा में गति किसके अंतर्गत आ जाएगा? एक विमीय गति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, वृत्तीय गति या वर्तुल गति। वृत्तीय गति को वर्तुल गति भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, वृत्ताकार पथ पर खिलौने, ट्रेन की गति, पंखे की गति, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? वृत्तीय गति या वर्तुल गति के अंतर्गत आएगा। तो वृत्तीय गति जानते हैं, वो मतलब एक पूरा देखिएगा कि गोल 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 घूमते रहता है, तो वृत्तीय मतलब वृत्त के समान गोल गोल घूमता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तीय गति के अंतर्गत उसको रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, दोलन एवं आवर्ती गति। इसका सबका हम लोग उदाहरण ही देखते हैं, क्योंकि आपको मतलब दोलन और आवर्ती गति तो सब मतलब देख के मतलब पता चल जाता है इसमें क्या आता है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक निश्चित समय अंतराल पर गति को दोहराना। कोई भी इसमें क्या करता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बीच में वो गति को दोहराते रहता है। ठीक है, जैसे कि झूला झूलते बच्चे की गति, वो क्या होता है? झूला मतलब जिस टाइम पे वो उधर जाता है मतलब पीछे जाता है, उतने ही टाइम पे वो मतलब आगे में भी उतना ही डिस्टेंस को बार बार कवर करते रहता है, आगे पीछे करके। ठीक है, सितार की डोरियों की गति, जो सितार होता है उसको आप बजाइएगा सितार को, तो उसका जो डोरी होता है वो मतलब कि एक निश्चित समय अंतराल पे वो आगे पीछे होते रहता है, बजेगा तो। अच्छा, बजते समय ढोलक के पृष्ठ की गति, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बजते समय ढोलक के पृष्ठ की गति वो किसके अंतर्गत आएगी? तो दोलन एवं आवर्ती गति के अंतर्गत आएगी। घड़ी के दोलन की गति, ये तो सबको पता है कि घड़ी के जो दोलन का गति होता है वो किसका? आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है, तो आज हम लोग इस यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद आती रहेगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी कोशिश मतलब वीडियो डालूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताते रहिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।